ये पॉलिटी की वीडियो होने वाली है जिसमें 1 दिसंबर 2021 में जो भी शिफ्ट हुई थी आपकी पॉलिटी की पीवाईक्यूज उनको देखेंगे, हम उनको डिकोड करेंगे। अभी तक आप मोहित सर से पीवाईक्यूज पढ़ते थे, ये अभी भी कराइए, लेकिन अभी काफ़ी शिफ्ट्स बची हुई हैं, ठीक है, और एग्जाम काफ़ी पास में है, तो इसलिए हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जितने जल्दी हो सकता है इस सीरीज को हमें खत्म करना है। सर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, जिसकी वजह से वो वीडियोस नहीं आ पाए थे, तो उसकी कमी हम सारी मिलकर पूरी करेंगे। तो बिना किसी देरी के, ठीक है, सबसे पहला सवाल देखते हैं। वो पूछा गया था हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर, ठीक है, कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, डीपीएसपी होते हैं, वो रिजेंबल करते हैं, वो मिलते जुलते हैं किससे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, ठीक है, जो हमारे अनुदेश पत्र हैं उनसे मिलते जुलते हैं, राइट। और ये हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे लिखे हुए थे, कहाँ पे इनको मेंशन किया गया था? तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था ना, ठीक है, वहां पे इनको उल्लिखित इनका वहां पे मिलता है। अब ये तो देखो बहुत सिंपल सा हो गया, राइट, लेकिन ये जो आपको 3 एक्ट दिख रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाले 2 है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, इस वाले एग्जाम में। तो पहले थोड़ा सा डीपीएसपी के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम इन एक्ट्स को भी देखेंगे। तो देखो आर्टिकल याद रख लो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक इसके आर्टिकल्स है, राइट। पार्ट 4 में इसका मेंशन है, कहाँ से लिए गए हैं ये हमारे जो आयरलैंड, ठीक है, वहां से हमने इनको लिया है। बाकी ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, ये तुम्हें पता ही है कि हम जो कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको लागू नहीं कर सकते ये, राइट। ये खाली एक मोरल गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं किसी भी सरकार के लिए, जो हमारे राज्य की सरकार हो गई, केंद्र की सरकार हो गई, कि अगर वो कोई कानून बना रही है, ठीक है, कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, तो वो इन निर्देशक, ठीक है, इन डीपीएसपी इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे, राइट। तो ये तो हो गया हमारे डीपीएसपी से रिलेटेड। बाकी देखो ये एक्ट देख लेते हैं। अब इसमें ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो मैं आपको सारी चीज समझा नहीं सकता, पर मैं मेंशन जरूर कर सकता हूँ, ठीक है। जहां समझाने का भी होगा मैं वहां समझा भी दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो याद करने की चीज़ है मैं आपको पहले बता दूंगा कि आप इस एक्ट में ये चीज़ें याद रख लो। जैसे कि हमारा ये मॉरल रिफॉर्म्स आया था, ठीक है, 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, उसको मॉरल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारे मॉरल क्या थे? एसओएस थे तब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, राइट, और जो मिंटो थे वो वाइसरॉय थे, ठीक है, तो इनका दूसरा नाम ये भी है। सेम चीज आप इसमें देखोगे 1919 वाले में, इसको मोन्टाग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स बोलते हैं। ये वाइसरॉय थे, ये एसओएस थे, मोन्टाग्यू। तो इस वाले एक्ट में आपको क्या याद रखना है? देखो पहले तो याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, मुस्लिम्स को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। किस एक्ट के अंदर? 1909 के अंदर, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, बहुत ज्यादा फेमस फैक्ट है ये। दूसरा ये याद रख लो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, जो हमारे इंडियंस थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंक्लूड करना शुरू कर दिया था इस एक्ट के बाद में। पहले हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंक्लूड होते थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं होते थे, ठीक है, जो हमारी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। अब इसमें भी शुरू कर दिया इस एक्ट के बाद में। तो सबसे पहले मेंबर कौन थे? वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, एसपी सिन्हा, ठीक है, जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये 2 फैक्ट आप जरूर याद रखें, बाकी भी आप पढ़ लेना, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दे रखा है। देखो 1919 वाले में आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो डायरकी है, ठीक है, प्रांतों में, जो प्रोविंसेस में जो डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो वो कौन से एक्ट के अंदर करी गई थी? तो हमारा 1919 था, ठीक है, 1919 वाला एक्ट था, डुअल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं डायरकी, मतलब 2 लोग मिलकर शासन को चलाएंगे, ठीक है। 2 लोग कैसे? भाई गवर्नर जनरल के अंडर कुछ विषय बांट दी जाएगी, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स होंगे, और कुछ हमारे जो इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स थे, जो नॉमिनेटेड इंडियन मिनिस्टर्स थे, ठीक है, वो मिलकर चलाएंगे, राइट। अब आप देखो जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, उस टाइम पे, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके अंदर दे दी थी उन्होंने इंपॉर्टेंट मुद्दे, जैसे नाम से देखो, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, रेवेन्यू, सारे इंपॉर्टेंट तो इनके पास में, जिनके पास पावर ज्यादा होती है। और जहाँ काम ज्यादा करना पड़ता है इतनी पावर होती नहीं है, जैसे कि हमारी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह, वो हमारे इंडियन मिनिस्टर्स को दे रखे थे। तो नाम भी इनके याद रख लो एक बार। जो रिजर्व थे वो हमारे गवर्नर जनरल के पास थे, और जो ट्रांसफर थे वो हमारे इंडियन मिनिस्टर्स के पास थे। बाकी देखो ये जरूर याद रख लो, बाई कैमरल, जैसी हमारी अभी होती है ना लोकसभा राज्यसभा होती है, तो उस वक्त भी लोअर हाउस और अपर हाउस बनाया गया था, ठीक है, वो कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर ये बनाया गया था। तो डायरेक्ट याद रख लो, बाई कैमरल याद रख लो, और एक ही याद कर लो कि पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में भी इसी एक्ट के अंदर बनाई गई थी। ये 3 फैक्ट हो गए, ठीक है। बाकी देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो संविधान है यही से सबसे ज्यादा बोरो किया गया है, यही से हमने बहुत सारी चीजें ली गई है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? जैसे कि यहाँ पे डायरकी थी ना प्रोविंसेस ना, ठीक है, वो डायरकी प्रोविंसेस से खत्म कर दी इस वाले एक्ट में। इस वाले एक्ट में बोला गया जो प्रोविंसेस है वहां पर अब डायरकी नहीं होगी। अब वो डायरकी कहाँ आ गई? प्रोविंसेस उठ के वो हमारे सेंटर पर आ गई, ठीक है, लिखा हुआ डायरकी सेंटर पर आ गई थी, तो ये आप याद रखना जरूर। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है। जो हमारे इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे, ठीक है, राज्यों में, वो अब रियल पावर को मतलब करेंगे, उसको हैंडल करेंगे। अब बाकी गवर्नर था एक तरीके से नॉमिनल एड कम, लेकिन तब भी इसके पास काफी पावर थी, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि नॉमिनल एड खाली नाम का ही है इधर, राइट। तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी कम मिली हमारी, कौन से एक्ट के अंदर मिली थी? 1935 के अंदर हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी डायरकी एट द सेंटर यहाँ को देख लो, डायरकी एट द प्रोविंसेस हमारा 1919 में था। देखो
और क्या क्या इसमें आरबीआई की स्थापना यहाँ पर हुई, ठीक है, फेडरल बोर्ड की स्थापना हमारी इसी एक्ट के अंदर हुई। तो ये फैक्ट जरूर याद रख लो कि आरबीआई 1935, फेडरल बोर्ड 1937। और ये ऊपर तो हमने देख ही दिया, इंस्ट्रूमेंट, ये तुम्हारे क्वेश्चन में था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से, बिल्कुल छोटे से फैक्ट से, बल्कि इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है, लेकिन उन्होंने ये पूछ लिया यहाँ से, ठीक है। और देखो क्या याद करना है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात करी गई थी इस एक्ट के अंदर, राइट। बोला गया था कि जितने भी इंडियन प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश के इंडियन प्रोविंसेस हैं, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन दोनों को मिला के हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कभी हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये नहीं माने, कभी भी प्रिंसली स्टेट्स माने नहीं इस वाली बात को, क्या हम तो ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी आया नहीं, प्रैक्टिस में नहीं आ पाया है, ठीक है। तो ये जो डायर किया था सेंटर वाली बात है ना, ये भी हमारी अप्लाई नहीं हो पाई थी, कि ये फेडरेशन ही नहीं बन पाया था। बाकी और क्या याद रखना आपको, ये लिस्ट याद रख लेना कि ये लिस्ट जो है हमारे कौन से एक्ट से आई है, जितनी अभी आप पढ़ते होगे, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट आपकी जो होती है, प्रोविंशियल लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, तो कहाँ से आई है? वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही आई है, ठीक है। बाकी देखो इसकी डेट याद रख लो बस, इसमें आज़ादी मिल गई थी ना हमको, तो वो बाकी सारी चीज़ें तो पता ही है, बस ये नहीं पता होगा कि 18 जुलाई को ये पास हुआ था, ठीक है। बाकी देखो मैंने और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स है, ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका सेपरेट इलेक्टोरेट। अब 1909 में तो किसको दिया गया? मुस्लिम्स को दिया गया, ठीक है। 1919 में किसको दे दिया गया? मतलब उसी सेम चीज को उन्होंने बोल दिया कि देखो हम सिखों को भी देंगे, हम एंग्लो इंडियंस को भी देंगे, हम यूरोपियंस को भी देंगे। फिर 1935 में उन्होंने ये बोल दिया कि देखो हम क्रिश्चियंस को भी देंगे, जो डिप्रेस क्लासेस है उनको भी देंगे, और हमारी महिलाएं जो हम उनको भी देंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो SC ST और ओबीसीज होते हैं, ठीक है, तो उनकी कंडीशंस को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो आयोग बनाया जाता है, जो कमीशन बनाया जाता है, तो वो कौन बनाता है, राइट। तो उसकी मतलब किसके पास अथॉरिटी है कि वो बनाएगा? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है, ठीक है। ऐसे आयोग वही बनाते हैं। अब बाकी देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप याद कर लेना। कहाँ पर है ये? बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है। 340 आपका आर्टिकल अनुच्छेद, ठीक है, उसके अंदर इसका मेंशन किया गया है। कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। ऐसी हमारे SCs के लिए, STs के लिए, ओबीसीज के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स दे रखे हैं। अब इसमें समझाने का क्या है भाई, याद कर लो। 338 में SC का है, 38A में ST का है, और 38B में OBC का है। ये जो A भी होता है ना लास्ट में लगा हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, मतलब हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया, तो उसके बाद ये चीज ऐड करी गई है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं आपको, तो 2003 तक ना, उससे पहले SC और ST के लिए एक ही कमिश्नर हुआ करता था, ठीक है, एक ही बॉडी हुआ करती है। लेकिन 89th अमेंडमेंट किया गया 2003 में, अब इनको अलग अलग कर दिया, SCs के लिए अलग कर दिया, STs के लिए अलग कर दिया। बाकी 2018 में एक और अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 102। तो ये पूछते रहते हैं एग्जाम में, तो वो किसके लिए था? OBC के लिए था। फिर 2018 में अमेंडमेंट किया गया, तो OBC के लिए कमीशन बनाना शुरू कर दिया। अब ये याद कर लेना कि ये जो तीन है ना नीचे वाले, ये परमानेंट है, ये पहले बना दिए गए और अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऊपर ये जो लिखा हुआ ना बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो 340 में, ये एक तरीके से टेम्पररी बेस्ड होता है, कि इसको वही टेम्पररी तरीके से बनाएंगे, किसी काम के लिए बनाया गया, उसका काम खत्म हो गया, फिर उसको भी हमने आयोग को भी खत्म कर दिया। जैसे कि मंडल कमीशन बनाया गया था 1979 में, इसको काम दिया गया था कि भाई तुम OBC की जितनी भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा पता लगाओ, कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था, और जो काम खत्म हो गया इसको फिर खत्म कर दिया, वॉलिश कर दिया। हिंदी में दे रखा है यहाँ पे। और देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कि हमारा संविधान की कामकाज की समीक्षा के लिए, कि हमारा संविधान, ठीक है, बना हुआ है, अब वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसकी पूरी समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाता है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बनाया था उसको, तो कब बनाया था, ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। तो वो 2000 में बनाया गया था, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट थी? NDA गवर्नमेंट थी, ठीक है। चेयरमैन पूछ लेंगे इस बार, तो याद रख लेना कौन थे? वेंकटाचलैया थे, वेंकटाचलैया, ठीक है। बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी है, और वही है कि भाई इलेक्शंस में बताओ रिफॉर्म्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, जुडिशरी में बताओ रिफॉर्म्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए आयोग बनाया जाता है, ठीक है। कब बनाया था? 2000 में बनाया गया था। बाकी देखो मैंने और आपको बहुत ये जो है कमीशन वगैरह मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये तो पता ही होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। कब बना था? 1953 में। भाई सारे स्टेट्स बोल रहे थे कि हमें अलग कर दो, हमारी भाषा ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, हमें, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे हमें डिवाइड कर दो। तो तब ये सारी चीज़ देखने के लिए बनाया गया था। उसके चेयरमैन कौन थे? हमारे फैज अली कमीशन थे, मतलब फैज अली थे, ठीक है। सरकारी कमीशन बनाया गया था सेंटर और स्टेट के लिए रिलेशन को अच्छा करने के लिए, ठीक है। उसके चेयरमैन कौन थे? RS सरकारिया थे। इनकी डेट्स याद रख लेना, 1983 में पूछते रहते हैं। मंडल कमीशन ऊपर बताया था अभी। पूची कमीशन 2007 में बनाया गया था, ठीक है। बाकी देखो ये वर्किंग वाला आ गया। फाइनेंस कमीशन, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंदर आता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं इसको हर 5 साल के बाद, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में कैसा बंटवारा होना चाहिए पैसों का, वो बताता है फाइनेंस कमीशन। लॉ कमीशन, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन, SC ST OBC, ये सारे मैंने ऊपर आपको बता दिए, ठीक है। ये याद रख लेना। लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? सेतलवाड जी थे। हिंदी में भी दे रखा आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारे ये वयस्क मताधिकार के ऊपर सवाल था, जो हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है ना, उसके ऊपर सवाल था कि भाई वोट कौन दे सकता है, ठीक है। तो
आर्टिकल हमारा 326 के अंदर ये तो बताता कि जितने भी लोकसभा के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो आपके राज्य विधानसभा के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। जो इलेक्शंस होता है वो किसके ऊपर आधारित होता है, भाई वही लोग तो वोट देते हैं जो 18 साल से ऊपर होते हैं। ठीक है, ये अभी तो 18 है, ठीक है, लेकिन पहले इसकी 21 थी। मतलब जो पहले 21 साल का इंसान होता था वो वोट दिया करता था, लेकिन अब 18 है। ठीक है, ये वाला अमेंडमेंट याद कर लेना कि 1988 से पहले जो 21 साल का आदमी होता था और महिला होती थी, ठीक है, और बाकी के लोग हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, वो जो 21 साल के होते थे वो वोट दिया करते थे। लेकिन अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद इसको रिड्यूस किया गया, इस एज को। अब 18 साल का जो इंसान है वो जाके वोट करता है। कहाँ पर? ये जो इलेक्शन होते हैं आपके राज्य के विधानसभा के और लोकसभा के। ठीक है, तो ये याद रख लेना। बाकी देखो, जो ये तो बता दिया मैंने आपको, आर्टिकल 280 के अंडर आता है हमारे जो वित्त आयोग है। ठीक है, बाकी देखो, अगर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, उसके लिए एक न्यायाधिकरण बनाने की व्यवस्था भी की गई है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 323 ए और 323 बी में दिए ये जो ट्रिब्यूनल हमारे बनाया जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, राइट। ये ए और बी का याद रख लेना है। ए में कौन से हैं? जो आपके प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण होते हैं उनको बनाने की बात की गई है, और अन्य विवादों के लिए आर्टिकल 323 बी में बात करी गई है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन 324 में दे रखा है हमारा जो अनुच्छेद है आर्टिकल 324, उसमें इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है कि भाई सारे इलेक्शंस का जिम्मा इसी के ऊपर है। सारे का नहीं, मतलब जो भी हमारे लोकसभा के हो गए, स्टेट असेंबली के हो गए, जो प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उनका चुनाव कैसे होगा, तो किसके अंडर है? आर्टिकल 324 के अंडर दे रखा है, राइट। तो ये दो आर्टिकल आपको समझ में आ गए। आर्टिकल 324 में तो ये बताया गया कि इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराएगा? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और आर्टिकल जो 326 है उसमें 26 है, उसमें ये बताया गया है कि आखिर वोट कौन दे सकता है जाके, राइट। मैंने और ये और भी शॉर्ट्स में दे दिए हैं, तो आप पेपर में जाने से पहले इनको एक बार नजर मार के देख लेना। देखो, मनी बिल के ऊपर सवाल था और राज्यसभा के ऊपर सवाल था कि राज्यसभा जो होती है वो मनी बिल को कब तक रोक के रख सकती है, राइट। हमको पता है ना राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं है पैसे के मामले में, ठीक है, मनी बिल के मामले में। तो कब तक रोक सकती है? वो 14 दिनों तक रोक सकती है, जो हमारी राज्यसभा है। ठीक है भाई, उसको अमेंड तो कर नहीं सकती, ठीक है, खाली चेंजेस रिकमेंड कर सकती है, वो भी 14 दिन के अंदर उसको वापस करना होगा। 14 दिन के अंदर वापस कर दिया उस मनी बिल को तो ठीक है, नहीं किया तो लोकसभा बोलेगी हम तो पास मानेंगे इसको, और तुमने जो चेंजेस रिकमेंड किए हमारी मर्जी है, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो तब भी हमारी मर्जी है। तो मतलब कुछ मनी बिल में वो कर ही नहीं सकती है राज्यसभा एक तरीके से। ठीक है, उसकी जो जो भी रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। बाकी अगर मनी बिल के बारे में पूछ ले सवाल पेपर में, जो कि पूछ ही सकता है, तो जान लो भाई मनी बिल की डेफिनेशन किस में दे रखी है? वो आर्टिकल 110 में दे रखी है, राइट। और उसका प्रोसीजर क्या होगा उस मनी बिल का, ठीक है, कैसे उसको प्रोसेस में लाया जाएगा, तो वो हमारे आर्टिकल 109 में दे रखा है। ये तो पता ही होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके लिए हमें प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायर्ड होती है, मतलब प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है कि प्रेसिडेंट बोलेंगे पहले से कि भाई मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर दो, फिर हम इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर जो स्पीकर बैठे होंगे वो बोलेंगे कि हाँ ये मनी बिल है, ठीक है, स्पीकर बोल सकता है, वही बताएंगे ये मनी बिल है या नहीं। तो ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। बाकी मनी बिल में देखो जॉइंट सिटिंग तो होती नहीं है, राज्यसभा के पास हमारी लिमिटेड पावर होती है हमें। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लो कि जैसे मनी बिल में तो वही राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उसको वापस करना, उसको टाइम दिया जाता था, लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उसमें 6 महीने का टाइम होता है राज्यसभा के पास। ठीक है, फंडामेंटल राइट के ऊपर सब आता है कि भाई वो कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो हमारा इसके अधीन है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के। ठीक है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ये, कि भाई कोई भी अगर आप, मतलब जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है उसको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। तो वो इकलौता ऐसा कौन सा है, या फिर जो इन ऑप्शंस में दे रखा है वो कौन सा अधिकार है हमारा, तो हमारा कौन सा है? वो आर्टिकल 25 ही तो है, धर्म चुनने की आजादी जो है हमारे पास, पार्ट 3 में मेंशन है ये। ठीक है, तो भाई आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि भाई मेरे को आजादी है, मैं कोई भी धर्म मान, मैं कोई भी चूज करूँ, ठीक है, फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, ठीक है, प्रोफेस कर सकूँ, राइट। लेकिन उसके ऊपर संविधान क्या बोलता है? भाई आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए आपके किसी भी धर्म में कि भाई हमारे यहाँ तो देखो ह्यूमन को सेक्रीफाइस किया जाता है, हम तो उसको मानेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे धर्म में तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, हेल्थ, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, तो वो आपको करनी पड़ती हैं। बाकी देखो, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो हो गया मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, ये हमारे आर्टिकल किस में है? ये 23 में ही तो है कि हम मानव की तस्करी नहीं कर सकते, ठीक है, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते किसी से, फोर्स्ड लेबर वगैरह। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल 23 में इस चीज का मेंशन है। बाकी देखो, ये मनमानी गिरफ्तारी, ठीक है, और उसके मतलब मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ जो सुरक्षा दी जाती है वो आर्टिकल 22 के अंदर दी जाती है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, राइट। और ये जो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है, ये आर्टिकल 26 में दिया जाता है कि मैंने धर्म तो चुन लिया 25 के अंडर, ठीक है, लेकिन मेरे को उसको चलाने के लिए कुछ संस्थान बनाने पड़ेंगे, तो वो हमारे किसके अंडर है? आर्टिकल 26 के अंदर है, राइट। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी दे दी है, आप प्लीज इसे एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट सवाल क्या था आपका? डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर पूछा गया था कि उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, पोस्टिंग प्रमोशन कौन करता है। ठीक है, तो हमारे गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है, किससे कंसल्ट करते हैं? वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करते हैं।
गवर्नर और हाई कोर्ट दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, उनकी पोस्टिंग वगैरह करते हैं, राइट। कौन सा आर्टिकल दे रखा है, ये आर्टिकल 233 में ये दे रखा है। बाकी वो तो पता ही होगा आपको, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। किससे परामर्श लेते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे परामर्श लेते हैं, कोलिजियम सिस्टम होता है आपका, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम जो होता है आपको, उससे वो परामर्श लेके करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की, ठीक है, अपॉइंटमेंट वगैरह। और जो डिस्ट्रिक्ट जज हो गए उसकी कौन कर रहा है, वो हमारे गवर्नर कर रहे हैं, राइट। बाकी देखो, राइट टू प्राइवेसी से सवाल था, ठीक है, जो प्राइवेसी वाला था, काफी ये तो फेमस हुआ था काफी, 2017 में की बात होगी, हाँ 2017 की बात है, ठीक है। तो केस पूछ लिया था उन्होंने कि ये जो केस दे रखा है ना, केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये किससे रिलेटेड था, ये आपका इसी से रिलेटेड तो था, प्राइवेसी जो निजता का अधिकार जो होता है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें बाकी और मेंशन कर दी हैं, प्लीज एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, सीधा सीधा सवाल था। एक और इन्होंने वही केस पूछ लिया था कि भाई जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 वाला, उसके अंदर ये एक धारा थी, ठीक है, 66 है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि असंवैधानिक धारा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। तो वो कौन सा केस था, वो हमारा श्रेया सिंगल का मामला था, जिसमें ये बोला था 2015 में ये हुआ था। बाकी के इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, सिर्फ गो थ्रू कर लेना कब हुआ था, ठीक है, आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है और उनका पूरा इशू क्या था, उसमें और कुछ नहीं है बताने को, राइट। देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये वाला एक सवाल पूछा जाता है कि भाई प्रतिरूपण द्वारा धोखा लेने का अपराध है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो मतलब, तो वो संज्ञेय और जमानती वो होता है कि भाई पुलिस क्या कर सकती है, आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर सकती है, ठीक है, उसको वारंट की जरूरत भी नहीं है आपको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन फिर आपको बेल मिल सकती है, बेल ही आपका अधिकार है। अगर आप, ठीक है, चीटिंग करते हो, मतलब आप थे कुछ और बन गए कुछ और, ठीक है, पेपर देने चले गए किसी का नकली नाटक करके, तो वो सारी चीजें होती हैं। बाकी देखो, सीधा सवाल था, फैक्चुअल सवाल था कि 74 से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, ठीक है, तो उसमें कितने आर्टिकल्स इसमें जोड़े गए थे, तो 18 आर्टिकल थे। अब ऐसे तो क्या ही याद रहता आपको, लेकिन अगर आपको ये नंबर याद रहता, ठीक है, जो कि मतलब नसीब वाली बात है, याद होता तो होता, याद करा होता तो 243 पी से 243 जेड जीता, अगर आपको ये पता होता तो आप काउंट कर सकते थे, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड जेड ए जेड बी जेड सी ऐसे करके, तो कितने आर्टिकल थे, 18 थे, ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है ये, ठीक है। फोर्स कब हुआ था, 1993 में, आया कब था, 1992 में। कौन सा पार्ट इसमें मेंशन है हमारे, म्यूनसिपैलिटीज किससे रिलेटेड है, जो हमारा पार्ट 9A है उससे रिलेटेड है, राइट। तो ये सिंपल सवाल था, मतलब सिंपल तो नहीं कहूंगा सर, काफी फैक्चुअल सवाल था ये, राइट। बाकी देखो ये देख लो, पंचायती राज, ये याद कर लो, 243 से 243 ओ तक ये वो आपके आर्टिकल इसमें होते हैं पंचायती राज वाले, और 74 वाला तो देख लिया, 243 पी से 243 जेड जी तक है, ठीक है। शेड्यूल्स भी देख लो 11th और 12th। बाकी और आगे पढ़ते हैं, ये ऊपर जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल 330 बी और ये जो पढ़ा था ना हमने, उसी से रिलेटेड था कि भाई वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बोलता है कि हमारी पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर हो गई, वो क्या बना सकती है, ट्रिब्यूनल बना सकती है, किसके लिए, जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं ना, उससे अगर रिलेटेड कोई मुद्दा है, कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रिब्यूनल बनाना है, तो वो हमारा कौन सा अनुच्छेद में दे रखा है, वो आर्टिकल 323 बी में दे रखा है, ठीक है। मैंने बताया था ना, ए बी ये बाद में जोड़े जाते हैं संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, उसके बाद में ये जोड़ा गया था कि अगर आपको इन रिलेटेड, इन एरिया से रिलेटेड अगर आपको कोई मुद्दा होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको ट्रिब्यूनल बनाना है, ठीक है, तो आप कब बनाओगे, वो कहाँ बनाओगे, 323 बी के अंडर बनाओगे। सेम चीज आपके 323 ए में क्या रखा है, अगर कोई प्रशासनिक मामला है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस की वजह से अगर आपको ट्रिब्यूनल बनाना है, तो आप 323 ए के अंडर बनाओगे, और बी के अंडर इन मामलों से रिलेटेड बनाओगे। बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 227 124 हो, 124 वाला तो उससे रिलेटेड है ये, एनजैक से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो रिपीट कर दिया ये, राइट, यहाँ पे मैंने लिखा होगा ये रहा। बाकी देखो 227 आर्टिकल है, वो क्या बताता है कि जितने भी भाई हाई कोर्ट के अधीनस्थ जितने बाकी के कोर्ट्स हैं, तो उनके ऊपर उसका नियंत्रण होगा, ठीक है, सुपरिटेंडेंस होगा। बाकी ये आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, कि सुप्रीम कोर्ट पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, राइट, ये मैंने दे दिया आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और अदर ट्रिब्यूनल। बाकी फिर केस सवाल पूछा गया था केस से, 1997 में केस हुआ था MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, तो चाइल्ड लेबर को रोका था इस वाले केस में, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि जो खतरनाक आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो बाल मजदूरी होती है उसमें वो नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सा केस था आपका, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाला केस था, ठीक है। बाकी इमरजेंसी के पीरियड से सवाल था, ठीक है, कि जो आपकी 5वीं लोकसभा थी, 5th लोकसभा थी, उसको अपने एक्सटेंड कर दिया था पार्लियामेंट ने 1 ईयर एट अ टाइम। ऐसा होता है ना इमरजेंसी के दौरान, जो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 के अंदर जो लगती है, उसमें ऐसा होता है कि भाई मैं अगर चाहूँ तो लोकसभा की ड्यूरेशन को बढ़ा सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन कितनी बार, मात्र 1 साल, ठीक है, 1 साल, एक बार में 1 साल बाद उसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें यही पूछा गया था तो कितनी बार बढ़ाई गई थी, ठीक है, दो बार बढ़ाई गई थी, 1975 में आपकी वो लगी थी,
ठीक है, इमरजेंसी लग गई थी 76 तक लगी, फिर आपके 77 नंबर, मतलब एक बार 76 तक आपको बढ़ाया गया, फिर उसके अगले साल 77, मतलब 2 बार उसको बढ़ाया गया था। ठीक है, 1975 से लेके 77 तक आपकी इमरजेंसी का पीरियड था, राइट। तो इंदिरा गांधी थी उस वक्त। अब ये आर्टिकल याद रख लो कि आर्टिकल जो हमारा 83 है उसका सब क्लॉज 2 है, उसमें ये बोलता है कि भाई नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारी जो लोकसभा है उसका जो पीरियड है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, 1 ईयर एट अ टाइम। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और जो नेशनल इमरजेंसी है ना, आर्टिकल 352, उसमें भी इसका जिक्र किया जाता है। बाकी तो देखो और चीज तो जो बता दिया वही है, ठीक है। ये एक एक्ट पूछा गया था कि भाई अगर सरकार मेरी लैंड को एक्वायर कर रही है, ठीक है, पब्लिक पर्पज के लिए मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, तो उसका मुआवजा मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। उस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, मेरे को पता चले चीजें सही हो रही नहीं हो रही है। मेरी जमीन ले ली है, मेरे को कहीं और भी तो सेटल करोगे, रीसेटलमेंट। तो इसके लिए पूरा एक एक्ट बनाया गया था जिसको शॉर्ट में लार भी बोलते हैं, LA ला, ठीक है, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, राइट। तो ये कब आया था? ये 2013 में आया था, राइट। और इसने रिप्लेस किसे किया था? क्वेश्चन यही था कि इसने रिप्लेस किसे किया था। तो हमारा एक एक्ट था 1894 वाला, यहाँ पे लिखा होगा ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जो हमारे ब्रिटिश के टाइम का था। तो वो फेयर तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसी को रिप्लेस करने के लिए 2013 में एक एक्ट लेकर आया गया था जिसका नाम था राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी लैंड वाला। अब इसमें और क्या क्या चीजें थी वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे भाई अगर गांव में मेरी कोई जमीन है और सरकार उसको हड़पना चाहती है, लेना चाहती है, तो मेरे को मुआवजा मिलेगा कितना? जो भी मार्केट वैल्यू होगी ना उसका 4 गुना, ठीक है, रूरल एरियाज में, गाँव के एरियाज में। और अगर अर्बन एरियाज है, मेरी कोई शहर में मेरी कोई जमीन है, तो उसका 2 गुना मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, और कुछ बताने का तो मैंने बता दिया आपको। नीति आयोग बहुत फेवरेट सवाल होता है हमारे जितने भी पेपर्स होते हैं, ठीक है। उसमें सीधा सीधा सवाल था कि इसके चेयरपर्सन कौन थे नीति आयोग के, तो वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री, राइट। इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को ये आया था, राइट। बाकी आप देख लेना, बताने को कुछ उसमें है नहीं, सब याद करने वाली चीज है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से सवाल पूछा गया था कि भाई कौन सा पार्ट में वो मेंशन है, तो पार्ट 4 में है। अब मैंने बाकी के पार्ट भी मेंशन कर दिए, लिस्ट दे दी हिंदी इंग्लिश में, रट लेना कौन से पार्ट में कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये पूछ लिया गया था कि राज्यसभा की और लोकसभा की पावर इक्वल कौन कौन से मैटर्स में होती है, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी में होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं हमारे, उसमें जो हमारी पावर्स होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। मतलब राज्यसभा की और लोकसभा की पावर जो होती है सेम होती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ सेम होती है? जो हमारे ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उन दोनों की पावर सेम होती है, फाइनेंशियल बिल होते हैं वहाँ पे पावर सेम होती है, ठीक है। ऑर्डिनेंसेस और इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए अगर मेरे को तीनों तरीके की जो इमरजेंसी होती है, 352, ठीक है, और आपकी 360 वाली फाइनेंशियल वाली है, तो जितनी भी होती हैं वहां पे मेरे को, मतलब मेरे को नहीं, राज्यसभा की और लोकसभा की पावर उनको अप्रूव करने के लिए सेम होती है, ठीक है। बाकी देखो ये वही नेशनल इमरजेंसी वाला बता दिया मैंने। नो कॉन्फिडेंस में, मनी बिल्स में तो कोई पावर होती है नहीं है, ठीक है, राज्यसभा की, जहाँ पे इक्वल नहीं है वो। बाकी वही स्लेवरी से सवाल था, बॉन्डेड लेबर से, फोर्स्ड लेबर से सवाल था। आर्टिकल सीधा सीधा पूछा था तो किसके अंडर था? वो आर्टिकल 23 के अंडर था वो, राइट। ये मैंने आपको बता ही दिया है। 25 वाला धर्म चुनने की आजादी, और ये आपका चाइल्ड लेबर वाला हो गया, ठीक है। ये प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट वाला हो गया, डिटेंशन वाला जो मैंने आपको बताया था ऊपर, बेसिकली आपको बताए थे। हाँ मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, चीजें रिपीट हो रही है इसलिए मैं अब नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको वो सेम चीज। बाकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी जो भी प्लान्स बनाती हैं तो उनको पूरा कंसोलिडेट करके, ठीक है, ऊपर कौन भेजता है? तो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, वो भेजती है। आर्टिकल याद रख लो उसका 243ZD, ठीक है, उसके अंदर होती है। तो ये मसौदा विकास योजना तैयार करना, इसके याद रख लो। पंचायत के पार्ट जो ऊपर मैंने आपको लिस्ट दी थी अभी, अब वहां से याद कर लेना, यहाँ से भी देख लो, ठीक है। इसका आर्टिकल देख लो, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के पार्ट देख लो। बाकी उस वक्त भी काफी न्यूज में था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो 2 सवाल पूछ लिए थे इन्होंने इस वाले शो में कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, वो कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है? तो ये हमारी होगी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन वाली जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करना है तो वो कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तो होते हैं, ये एक ये वाला नहीं होता 62 ईयर्स, कि अगर वो 62 साल के हो गए तो उनको रिमूव कर दिया जाए। जब तक वो 65 साल के नहीं होंगे तब तक उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। बाकी अगर वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं, शरीर से दुर्बल है, ठीक है, और कोई ऐसा ऑफेंस कर देते हैं जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व होता है, तो वो हम क्या कहते हैं उनको हटा सकते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है, देख लेना। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। आर्टिकल 21 से सवाल पूछा गया था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? या हमारे आर्टिकल 21 में ही तो है। 19 में हमारे क्या है? 6 तरीके की फ्रीडम दे रखी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, एसोसिएशन वाली जो फ्रीडम है। बाकी 22 वही आ गया, प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, मनमाने तरीके से कोई मेरे को गिरफ्तार न कर ले। 24 वाले भाई चाइल्ड लेबर है हमारा, ठीक है, मैंने आपको बताया था ऊपर। कौन सी लैंग्वेज वो होगी जिसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी? तो इंग्लिश होगी, ठीक है। कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल 348 की सब क्लॉज ए में दे रखा है।
ये दो आर्टिकल याद रख लो। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है कंट्री की, वो कौन सा आर्टिकल में दे रखी है, 343 में। और जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है, जो हमारे कोर्ट की लैंग्वेजेस होती है, वो हमारे 348 में दे रखी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या के ऊपर सवाल था, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसकी सैलरी और अदर सर्विसेज कौन डिटरमाइन करता है, तो हमारी भारतीय संसद करती है, पार्लियामेंट करती है, ठीक है। और इसका आर्टिकल याद रख लो, आर्टिकल 148 के अंदर ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। इसकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट करती है। इनको अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूवर इनका उसी तरीके से होगा जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, उसी तरीके से इनका रिमूवल किया जाएगा, ठीक है भाई। प्रेसिडेंट को अगर हमारे कुछ, ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, हेल्प चाहिए किस मामले में, कोई ऐसा सवाल, कोई मुद्दा आगे जहाँ पे लॉ इन्वॉल्व है, कोई फैक्ट वहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। संविधान से पहले कोई हमारा लीगल मैटर्स हुआ करता था, उससे रिलेटेड अगर कोई मुद्दा उठ जाता है और परामर्श लेना चाहता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ले सकता है, ठीक है। तो किस आर्टिकल के अंदर ले सकता है, वो आर्टिकल 143 के अंदर लेता है, 143। ये मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी है, ठीक है। बाकी के आर्टिकल्स देख लो। देखो 13 में क्या दे रखा है भाई, ऐसे कोई भी आपके लॉज जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करते हैं किसी भी तरीके से, तो माने नहीं जाएंगे, ठीक है, उनको हटा दिया जाएगा। 245 में आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, ठीक है, उनका एक्सटेंट क्या होगा, ठीक है, यूनियन की और स्टेट की, उसके बारे में उसको बताया गया। 131 में आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाती है। जैसे स्टेट वर्सेज स्टेट का मुद्दा हो गया, दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो केस कहाँ लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं ला सकती हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। बाकी देखो, अगर मोशंस के ऊपर सवाल पूछा गया था कि अगर हमें प्रेसिडेंट को ही इम्पीच करना है, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन किसके अंडर आएगा, तो वो सबसे ज्यादा मूल होगा, हमारे मूल प्रस्ताव के अंदर आएगा, ठीक है। जो सब्सटेंटिव मोशंस होते हैं हमारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, जैसे कि हमारे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो उससे रिलेटेड होता है। बाकी के जो मोशंस देख लेते हैं, कॉलिंग अटेंशन, नाम से पता चल रहा है किसी चीज, मतलब ध्यान आप आकर्षण कर रहे हो, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, तो तब कौन सा मोशन लाया जाता है, आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन। बाकी विशेषाधिकार वाला प्रस्ताव, जो हमारे संसद के विशेषाधिकार होते हैं, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। सब्सटीट्यूट मोशन, नाम से पता चल रहा है कोई ओरिजिनल था, उसकी जगह अब इसको लाया गया सब्सटीट्यूट, ठीक है, ओरिजिनल की जगह सब्सटीट्यूट। तो ये मतलब क्या, वो सेल्फ कंटेंट तो नहीं हुआ ये अपने आप में, ठीक है, ओरिजिनल से रिलेटेड है। सारा मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है वैसे उसी तरीके से। ये तो पता ही होगा, सबसे लंबा संविधान तो हमारा ही है, इंडिया का, ठीक है। जब बना था तभी 395 आर्टिकल्स थे हमारे, ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। अब तो 450 से ज्यादा है। ये आप फैक्ट याद रख लो। तो सबसे लंबा तो हमारा ही है, सबसे छोटा किसका है, यूएसए का है। आई थिंक 6-7 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और अनरिटन किसका है, यूके का है। ये तो पढ़ते रहते हो। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, जब हमारे जो कच्छतीव आइलैंड है वो श्रीलंका को दे दिया गया था, ठीक है। तो 1974 में एक एग्रीमेंट किया गया था उस टाइम पर, तो कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंडो और श्रीलंका का एग्रीमेंट हुआ था, राइट। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर पूछ लिया था, ठीक है, कितने साल की उनकी अवधि होती है, तो पता ही होगा 6 साल की होती है भाई। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है ना हमारा, ठीक है, डिसॉल्व तो हम उसको कर नहीं सकते। इसके जो 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में, ठीक है, रिटायर होते रहते हैं। तो इसी तरीके से जितने मेंबर्स होते हैं उनकी पूरी अवधि कितनी होती है, 6 साल की होती है। 1/3 2 साल पे हो गए, 1/3 2 साल पे हो गए, 1/3 2 साल पे हो गए रिटायर। तो जो यहाँ पे आया होगा उसके पूरे 6 साल की उसका पूरा टेन्योर हो जाता है। और लोकसभा का कितना टेन्योर होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनके, वो होता है हमारा 5 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 में दे रखा है कि ये परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व हो नहीं सकता ये, ठीक है। इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होंगे हर 2 साल पर, राइट। लास्ट सवाल देख लेते हैं हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कब आई थी, पहली बार कब आई थी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। तो हमारे केशवानंद भारती केस मोस्ट फेमस केस है, ठीक है, 1973 में आया था। 13 जजों की जो बेंच थी वो बैठ के उन्होंने डिसीजन लिया था, ठीक है। इस चीज को बनाया था कि भाई हमारे संविधान में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी है जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते, सरकार नहीं कर सकती अपने मनमाने तरीके से कुछ भी। तो वो सारी चीजें मैंने डिटेल यहाँ पे ऐड कर दिया। कुछ लिस्ट तो बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीजें में ऐड करते ही रहते हैं वो प्रॉपर डेफिनेशन तो बेसिक स्ट्रक्चर की है नहीं, ठीक है। और ये आप याद रख लो, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ये सारे पार्ट हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, राइट। तो जो बाकी के वो दे रखे हैं केसेस, वो भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए। जैसे जो मिनर्वा मिल्स था 1980 में आया था ये, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को बैलेंस करने की बात करता है। ऐसा बोमई में सेक्युलरिज्म को बता दिया था कि बेसिक फीचर है, ठीक है। और हमारे केशवानंद भारती केस में तो बताया ही था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। तो ये 1 दिसंबर 2021 की जो पूरी शिफ्ट थी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, ठीक है। बाकी की शिफ्ट भी हम जल्दी लेकर आइए। और इस पीवाई की सीरीज को अगर आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लो उसकी पेपर से पहले, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।